वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अनीशा अकेडमी। आज हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक पॉलिटिक्स इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का चैप्टर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं, द एंड ऑफ अ बायोपोलैरिटी। ये इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोडेड है प्लेलिस्ट में। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक से। रीजन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो बात कर लेते हैं कौन कौन सी वजह थी जिसकी वजह से यूएसएसआर का विघटन होता है। ठीक है, तो जो पहला रीज़न है यहाँ पे, वो रीज़न क्या है, जो यूएसएसआर के सिटीजन्स थे, इनकी पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिकल एस्पिरेशंस थी उसका कंप्लीट ना होना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको पता है कि यूएसएसआर के अंदर वन पार्टी सिस्टम था। इकोनॉमी जो थी वो पूरी किसके हाथों में थी? स्टेट के हाथों में थी। स्टेट जैसे चाहती थी वैसे चीज़ों को प्रोड्यूस करवाती थी, वैसे चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो इसकी वजह से जो सिटीजन्स थे उनकी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली नीड्स पूरी नहीं हो पा रही थी। और जब किसी भी कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं, अगर उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल नीड्स पूरी नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो किसकी मांग करेंगे? वो फ्रीडम की मांग करेंगे, जैसा कि यूएसएसआर के सिटीजन्स ने किया। ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट देखते क्या है कि जो यूएसएसआर के अंदर ब्यूरोक्रेसी थी वो काफ़ी ज़्यादा डिक्टेटर का रोल प्ले करती थी। जैसे ब्यूरोक्रेट्स, आपको पता होगा कि जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर, ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो ये शुरुआती दौरों में तो बहुत अच्छा काम करते थे, बट आगे चल के कुछ समय बाद ये काफ़ी ज़्यादा डिक्टेटर हो गए। ये अपने अकॉर्डिंग वर्क करते थे, इन्हें आम जनता की ज़रूरतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये वो काम करते थे जो इनके फेवर में ठीक होता था, इन द सेंस गवर्नमेंट के फेवर में जो ठीक होता था। कॉमन सिटीजन से, आम जनता से इन्हें कोई मतलब था ही नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, आम जनता जो थी वो जो ब्यूरोक्रेसी थी उसके अगेंस्ट हो चुकी थी, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट हो चुकी थी। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है, डोमिनेंस ऑफ अ कम्युनिस्ट पार्टी। जैसा कि आपको पता है कि यूएसएसआर के अंदर एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। और जब पार्टी एक होगी तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि जो जनता होगी उनकी ज़रूरतों को अनदेखा किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। और अगर आप जनता की ज़रूरतों को इग्नोर करोगे तो ऑब्वियसली जनता किसकी मांग करेगी? जनता तो आज़ादी की मांग करेगी। तो जनता को यहाँ पे क्या लगा कि जो सिंगल पार्टी सिस्टम है ये गलत है, क्योंकि अगर पार्टी एक है तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है किसी और को इलेक्ट करने का। और जब तक हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा किसी और को इलेक्ट करने का, हम कैसे अपने मांगों को मनवा सकते हैं? तो देखो, अभी तक जो आपने पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट पढ़ा ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, बट आप थोड़ा सा इन्हें डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हो। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन था रिसोर्सेज का, वो न्यूक्लियर वेपन्स पे लगाना है यूएसएसआर का। जैसे कि आपको पता है जो हमारे डिज़ायर्स हैं, जो हमारे विशेज़ हैं, वो तो अनलिमिटेड है, पर जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, वो लिमिटेशंस में होते हैं। अगर हम ये बोले कि हमारे पास 100 रुपये और 100 रुपये से हम मतलब समोसे भी खा लेंगे, बर्गर भी खा लेंगे, पिज़्ज़ा भी खा लेंगे, वो तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना। हम उन तीनों में से कोई एक ही बेस्ट वे में कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, जो रिसोर्सेज थे यूएसएसआर के अंदर, वो रिसोर्सेज को परमाणु हथियारों पे लगा रहे थे, वेपन्स पे लगा रहे थे, जबकि वो रिसोर्सेज लोगों की भलाई के लिए लगाए जाने थे, लोगों के वेलफेयर के लिए लगाए जाने थे। तो जो रिसोर्सेज थे, जो मनी था, उस मनी का बेस्ट वे में यूज़ नहीं कर रहे थे, बल्कि उसका वो किसी डिफरेंट वे में यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग थे उन्हें वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। क्योंकि उनका मानना था हमारी ज़रूरतें तो सरकार पूरा कर नहीं पा रही, जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं, और सरकार उसके बदले क्या कर रही है, पैसा हथियारों में लगा रही है, जो क्या है पूरे तौर पे गलत है। तो सरकार की इस नीतियों का विरोध किया वहाँ के लोगों ने। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं क्या है, जो यूएसएसआर है वो काफ़ी पीछे रह गया था टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में एज़ कम्पेयर टू वेस्ट कंट्रीज़। यानी अमेरिका से यूएसएसआर तकनीकी रूप में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको लेकर बहुत पीछे रह गया था। क्योंकि देखो, अमेरिका जितने हथियार बनाता, यूएसएसआर उससे दुगने हथियार बनाने की कोशिश करता। तो हथियार बनाने में, वेपन्स को लेकर तो दोनों कंट्री एक दूसरे को सही कंपेयर कर रही थी, बट टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के वे में यूएसएसआर अमेरिका को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर पा रही थी। यूएसएसआर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट तो लेके आता था, लेकिन लैक ऑफ मनी की वजह से उसे पूरा नहीं कर पाता था, बल्कि अमेरिका प्रोजेक्ट भी लेके आता था और उसे पूरा भी कर देता था। यूएसएसआर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी ज़्यादा अभाव था, जैसे ना ही अच्छी सड़कें, ना ही अच्छे स्कूल्स, ना ही अच्छे हॉस्पिटल। वो चीज़ें जो बेसिक लोगों के लिए ज़रूरतमंद है, वो चीज़ें यूएसएसआर के पास नहीं थी, जिसकी वजह से यूएसएसआर पूंजीवादी अमेरिका से बहुत पिछड़ता जा रहा था। ठीक है। सिक्स पॉइंट, जो यूएसएसआर था उसके अंदर 15 स्टेट्स थे, जिनमें से रूस यानी रशिया सबसे बड़ा स्टेट था, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्सिन। उनकी मैं पिक्चर दिखाऊंगा आगे आपको।
उन्होंने क्या करा, उन्होंने साफ कहा कि देखो इस तरह से तो यूएसएसआर चलने नहीं वाला, इससे बेटर ऑप्शन है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कर दिया जाए 15 स्टेट्स में, ठीक है, जिसकी वजह से सारे स्टेट्स अपने रोल्स जो है, अपनी ड्यूटीज़ जो है वो खुद से निभाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो एट लास्ट क्या होता है 1991 में जो यूएसएसआर होता है उसका 15 गणराज्यों में विघटन हो जाता है, 15 स्टेट्स में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और उसके बाद जो रशिया होता है वो सबसे बड़ा स्टेट होता है, जिसकी वजह से यूएसएसआर की जगह कौन लेता है, रशिया लेता है, ठीक है। हायरार्की में रशिया सबसे ऊपर होता है उत्तराधिकार में। अच्छा 7 पढ़ते हैं क्या है कि जो मिखाइल गोर्बाचेव की जो पॉलिसी थी ना उसको अपोज किया जाता है वहाँ के लोगों द्वारा। जिसके आपको पता है मिखाइल गोर्बाचेव 2 पॉलिसीज लाते हैं, एक पेरेस्ट्रोइका, एक ग्लासनोस्ट, ठीक है। तो ग्लासनोस्ट क्या था, ओपननेस, पेरेस्ट्रोइका क्या था, रीइंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप खुद देखो ना कि जो पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट कितनी अच्छी पॉलिसीज थी, बट वो दोनों पॉलिसीज फेल हो जाती है क्योंकि उन पॉलिसीज को इस समय पे लाया जाता है 1985 में, जिस समय पे लाया जाता है वो समय ठीक नहीं था, और पॉलिसीज में जिस तरह की फ्रीडम दे दी गई थी लोगों को वो भी गलत था। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और शायद ये वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हो, सॉरी बेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, किसी कंट्री का डिसइंटीग्रेशन होना अच्छी बात तो नहीं होती, बट वन ऑफ द इमीडिएट कॉज था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के होने का, ठीक है। जैसे कि बर्लिन की वॉल का फॉल होना था वैसे ये भी, ठीक है। अच्छा 8 पॉइंट देखते हैं क्या है कि जो इकोनॉमिक सेटलमेंट थे, जो कंज्यूमर गुड्स थे, उनमें कमी आ गई थी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूँगा कि आपके इस समय नीड क्या है, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे, फूड चाहिए हमें, शेल्टर चाहिए, जॉब्स चाहिए। शायद कोई रेयरली हो जो ये बोलेगा कि नहीं हमें तो वेपन्स दे दो, हमें हथियार दे दो, हमें तो मारना है एक दूसरे को। नहीं, तो यूएसएसआर क्या गलती कर रहा था, वो अपने जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे उसे हथियारों पे लगा रहा था, और आम जनता की जो ज़रूरतें थी, ज़रूरतें कैसी, रोटी की होगी, कपड़ा, ठीक है, मकान हो गया, या दवाइयाँ होगी, ठीक है, एजुकेशन हो गया, इस पे यूएसएसआर एक्सपेंड नहीं कर रहा, बल्कि यूएसएसआर किस पे एक्सपेंड कर रहा है, यूएसएसआर हथियारों पे एक्सपेंड कर रहा है, फालतू की चीज़ों पे एक्सपेंड कर रहा है, जो गलत था, ठीक है। अच्छा 9th पॉइंट देखते हैं क्या है कि यूएसएसआर के अंदर जो था ना नेशनलिज्म की फीलिंग और सॉवरेनिटी का सामने आना। देखो नेशनलिज्म, देखो यूएसएसआर आपको जैसे पता है कि वहाँ पे क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है जिसे हर कोई अपने आप ही पूरे कर लेता है, ठीक है। तो लगभग 1985 के बाद एक ऐसा टाइम आया था कि यूएसएसआर के अंदर लोग नेशनलिज्म की मांग करते हैं। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेशनलिज्म का मतलब होता है आ लव टूवर्ड्स ऑफ योर नेशन, ठीक है, अपने नेशन के लिए एक अच्छी सी फीलिंग्स रखना। फीलिंग किस सेंस में, फीलिंग इस सेंस में कि हम जो भी हमारा कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है वो हम नेशन के लिए पूरी निभाएंगे हर कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद सॉवरेनिटी का होना, कि यूएसएसआर की जनता का ये मानना था कि हम क्या है, आज़ाद हैं, ठीक है, वी आर द मास्टर ऑफ आर ओन चॉइस नाउ, ठीक है, हमें स्टेट से कोई मतलब नहीं है, स्टेट हमारे राइट्स को कर्व नहीं कर सकता, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हम स्टेट्स की मानते हुए आए थे, स्टेट्स ने हमारा कोई वेलफेयर नहीं किया, अब हम अपना वेलफेयर खुद कर लेंगे। क्यों, क्योंकि उनका मानना था कि देखो कैपिटलिज्म ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कम्युनिज्म, तो हम कैपिटलिज्म के साथ जाएंगे तो हम अपना वेलफेयर खुद कर लेंगे, ठीक है। 10th पॉइंट देखते हैं कि जो बोरिस येल्सिन थे ना, वो खुद इटसेल्फ चाहते थे कि वो रशिया के पहले प्रेसिडेंट बने, और वो रशिया के पहले प्रेसिडेंट भी बनते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी स्वार्थ था कि वो रशिया के पहले प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने यूएसएसआर का 15 स्टेट में डिसइंटीग्रेशन करवाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया था, ठीक है। अच्छा पॉइंट 11 देखते हैं क्या है कि जो यूएसएसआर के सिटीजन्स थे ना, उन्होंने कैपिटलिज्म को अच्छे से टेस्ट कर लिया था भाई। अब उन्हें यूएसएसआर की जो जनता थी उन्हें कम्युनिज्म अच्छा लग ही नहीं रहा था। आप खुद बताओ, अगर आपको 6 आवर वर्क करने की 50,000 की सैलरी मिलती है और उसके बाद आपको कहा जाता है कि अब से आपको 12 आवर वर्क करना है और आपको सैलरी 25,000 मिलेगी, तो क्या आप वर्क करोगे? आप कहोगे सर हम स्टूपिड थोड़ा है, आपने हमारे वर्किंग आवर भी बढ़ा दी और सैलरी भी कम कर दी, तो ऐसे थोड़ा ना होगा। तो यूएसएसआर में इस तरह से लोगों के साथ हो रहा था, तो उन लोगों को बुरा लगा। वहीं कैपिटलिज्म, आप अपना जितना एफर्ट लगाओगे उतना आप गेन करोगे। तो सीधी सी बात ना, आप भी यही चाहते होगे कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में हमें वो सारी चीज़ें भी मिलनी चाहिए जो हम हमारी मेहनत से कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो चीज़ें आपको ही मिलनी चाहिए ना, बट यूएसएसआर में ऐसा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वहाँ की जनता ने कैपिटलिज्म को प्रेफर किया। उन्होंने देखा कि नहीं कैपिटलिज्म तो बहुत अच्छा है, हम जितना अच्छा करेंगे हमारा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा इसमें, ठीक है। अच्छा 12 पॉइंट क्या है लास्ट, आर्म्स रेस। जैसे कि आपको पता होगा कि यूएसए और जो यूएसएसआर था दोनों के दोनों आर्म्स रेस में लगे हुए थे। इन्होंने देखो अपने कोल्ड वॉर को ना, इन्होंने केवल
अर्थ पे ही नहीं रखा, ये स्पेस तक ले गए थे, स्पेस वॉर शुरू कर दिया था इन लोगों ने। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप लैंड पे लड़ रहे हो किसी से, ठीक है, आमने सामने, तो मैं मानता हूँ आपको हथियारों की नीड पड़ेगी, चलो आप पत्थरों से भी लड़ लोगे, है ना, बहुत सिंपल है, डंडों से भी लड़ लोगे। मानो अगर आप स्पेस में किसी से लड़ने की बात करते हो, तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप स्पेस में जाओगे फिर एक दूसरे को हाथों से मारोगे या एक दूसरे को पत्थरों से मारोगे, नहीं। तो उन्होंने क्या करा, स्पेस में इन लोगों ने अपने वेपन्स लगाने का कार्यक्रम शुरू करा, ठीक है, जिसकी हालांकि ये फेल हो गया था, बट जिसकी वजह से लॉस बहुत हुआ यूएसएसआर को। जैसे कि आपको पता होगा कि यूएसएसआर ने अपना पहला एक स्पेस में मिशन भी भेजा था, जिसके अंदर उसने एक लाइका नामक विच को भेजा था, ठीक है, फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपको पता होगा आगे चल के, ठीक है, बहुत सारे लोग गए, अदर कंट्रीज से भी गए, जैसे कल्पना चावला इंडिया से थी, बट वो इंडिया से नहीं गई थी, ठीक है। तो याद रखना स्पेस रेस, जिसकी वजह से बड़ा लॉस हुआ यूएसएसआर को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी मिखाइल गोर्बाचेव 2 पॉलिसीज लेके आए थे 1985 में। कब लाए थे? 1985 में लाए थे, ठीक है। 2 पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज का नाम क्या था? एक था ग्लासनोस्ट, एक था पेरेस्ट्रोइका। देखो मैं आपको ना एक सिंपल तरीके में बताता हूँ, पता क्या होता है, जैसे मैंने मतलब इतने सालों में जो पढ़ाया, तो बच्चे कहते हैं सर याद नहीं होता ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका, तो कैसे याद किया जाए। तो हमारी टीम ने एक अच्छी चीज़ सजेस्ट करी कि ग्लासनोस्ट क्या करते हैं, हम एक ग्लास ले लेते हैं। देखो जैसे ग्लास होता है, ग्लास ऊपर से खुला हुआ होता है, तो ग्लासनोस्ट का मतलब क्या है? खुलापन, ओपननेस, ओपनिंग, ठीक है। और पेरेस्ट्रोइका, अब पेरेस्ट्रोइका के नाम से आपके माइंड में क्या आता होगा? प्रेस, न्यूज़पेपर। तो पेरेस्ट्रोइका का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। न्यूज़पेपर में ये होता है ना, रोज खबरों को दोबारा छापा जाता है, री इंफ्रास्ट्रक्चर पुनर्संचालित किया जाता है ना। तो ये अच्छी बात है। तो सिंपल सा तरीका याद है, ग्लासनोस्ट यानी खुलापन, ओपननेस, पेरेस्ट्रोइका री इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, दोबारा से ठीक करना, ठीक है, पेरेस्ट्रोइका। तो इसीलिए आपके लिए इमेज डाली गई है ताकि आप इमेज से याद कर लो। हालांकि एग्जाम में बहुत सिंपल से वे में पूछेंगे, पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, आपको ये बताना है ओपननेस और री इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। बट हम फिर भी इसे अच्छे से वे में कर रहे हैं डिस्कस, ताकि आपका अगर बड़े यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाए या 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप लोग कर दो, है ना, छोड़ो कुछ ना आप, ठीक है। तो ग्लासनोस्ट क्या था? देखो ग्लासनोस्ट का मतलब था ओपननेस। जैसे कि आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 1985 से पहले जो यूएसएसआर था ना, उसकी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज इकोनॉमी थी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था का। देखो क्लोज इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो एक ऐसी कंडीशन को रेफर करती है जहाँ पे कोई भी नेशन केवल उतना ही प्रोड्यूस करता है जितना वो खुद कंज्यूम कर सके। तो यूएसएसआर उतना ही प्रोड्यूस करता था जितना वो खुद कंज्यूम करता था, जिसकी वजह से क्या था, आम जनता की जो ज़रूरतों की चीज़ थी वो ढंग से प्रोड्यूस नहीं हो पाती थी। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कम्युनिज्म है, सारे रिसोर्सेज सरकार के हाथों में है, सारे संसाधन सरकार के हाथों में है, तो संसाधनों का सरकार किस तरह से उपयोग करेगी? ऑब्वियसली जिसमें उन्हें बेनिफिट लगेगा उसका ज़्यादा उत्पादन करेगी सरकार, प्रोड्यूस उसे ही तो करेगी। और जब सरकार उन चीज़ों को प्रोड्यूस करेगी तो आम जनता की ज़रूरतों का थोड़ा ना ध्यान रखेगी सरकार। तो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया? वो ग्लासनोस्ट लेके आए ताकि वो क्या करे, आम जनता की ज़रूरतों को पूरा कर सके। अब सीधी सी बात है, अगर आप आम जनता को मौका दोगे कि आपके लिए हम क्या करें, तो उनकी तो फिर डिमांड भी बहुत बड़ी होगी। तो यही हुआ, वो डिमांड इतनी एक्सेस हुई कि सरकार उस डिमांड को झेल ही नहीं पाई, ठीक है। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया। हालांकि पॉजिटिव वे में लेके आए मिखाइल गोर्बाचेव, बट वो नेगेटिव चला गया। अच्छा सेकंड पॉइंट देखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अच्छा जैसे कि आपको पता है कि यूएसएसआर एक बहुत अच्छी कंट्री था, ठीक है। अच्छी कंट्री क्यों था यूएसएसआर? क्योंकि वहाँ पे लोगों के जो राइट्स थे वो वेल डिफाइंड थे। सही बात है, डिफाइन थे, बट आगे चल के वो खराब हो गए थे। क्यों हो गए थे? लोगों के पास अधिकार नहीं था बोलने का, ठीक है। और 1985 में क्या हुआ, मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट से लोगों को बोलने का अधिकार दे दिया। सोचो कोई व्यक्ति जो अपनी उम्र के 20 साल किसी ऐसी जगह पर रहा जहाँ पे उसे बोलने का अधिकार ना मिला हो, और उसे उसके बाद एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया गया जहाँ पे उसे बोलने का अधिकार हो, और मानो उसने 20 साल में अपने साथ अनजस्टिस फेस किया हो, बस उसके साथ गलती हुआ हो, तो ऑब्वियसली उस गलत के खिलाफ तो आवाज़ उठाई गई। सेम यहाँ पे क्या हुआ, जो यूएसएसआर की जनता थी वो पिछले जितने सालों में उन्होंने गलत झेला था, जो भी टॉलरेट किया था, उन सबों के बारे में बोलना शुरू करा। और किसके बारे में बोला? गवर्नमेंट के बारे में, कि गवर्नमेंट ने हमारे अधिकार छीने हैं, गवर्नमेंट ने ये गलत किया है, वो गलत किया है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी गवर्नमेंट के लिए गलत साबित हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंडिंग ऑफ सेंसरशिप। देखो सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? सिंपल से टर्म में सेंसरशिप एक ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी न्यूज़ चैनल, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर बगैर सरकार से पूछे किसी भी न्यूज़ को प्रिंट नहीं कर सकता। अगर वो प्रिंट करते हैं तो गवर्नमेंट जो है उन पे किसी तरह की बाउंडेशंस लगा सकती है, ठीक है,
किसी तरह की पनिशमेंट दे सकती है, फाइन भी लगा सकती है, तरह तरह की प्रोविज़न है हमारे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सेंसरशिप से क्या हुआ था कि जो यूएसएसआर की सरकार थी उन्होंने ना सेंसरशिप लगा रखे थे यूएसएसआर की मैगजीन्स पे, मीडिया हाउस पे, तो मीडिया हाउस कुछ भी छाप नहीं सकते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी वहाँ की जनता को, क्योंकि उन्हें रियल बातें पता ही नहीं चलती थी, ठीक है। बट क्या हुआ, मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में फ्रीडम दे दी कि अब सेंसरशिप नहीं है, न्यूज़पेपर जो चाहे वो छाप सकता है। तो न्यूज़पेपर ने क्या छापना शुरू करा, सरकार के खिलाफ ही गलत छापना शुरू कर दिया, और आम जनता को ये बातें पता चली, और आम जनता में फिर क्या हुआ, गुस्सा आ गया सरकार को लेकर। देखो इसका एक मैं मॉडर्न एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि आपने नाम सुना होगा चाइना, जिसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में क्या कहते हैं, रेड ड्रैगन कहते हैं। जैसे अमेरिका को अंकल सैम कहते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देशों के नाम है, अमेरिका को अंकल सैम कहते हैं और जो चाइना है उसे रेड ड्रैगन कहते हैं। तो जो पता होगा आपको रेड ड्रैगन, आज से मैं अगर रेड ड्रैगन बोलूँ तो याद रखना मैं चाइना के बारे में बोल रहा हूँ, है ना। तो जो रेड ड्रैगन है ना, वहाँ पे आपको पता होगा लोगों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है। चाइना का खुद का सर्च इंजन है बाइडू करके, ठीक है, जैसे कि हमें पता है हम जैसे टिकटॉक यूज़ करते हैं, ठीक है, तो चाइना खुद ये जो ऐप है ना खुद के देश में यूज़ नहीं करने देता लोगों को। चाइना जो ऐप यूज़ करवाता है वो केवल अपनी कंट्रीज़ के लोगों के लिए यूज़ करवाता है, क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्रीज़ है जो क्या करता है, लोगों के अधिकारों को बहुत कर्व करता है, क्योंकि उसे पता है अगर हम लोगों को ना ज़्यादा अधिकार देंगे ना हमारी जनता को, तो हमारी जनता ना हमारे खिलाफ ही तानाशाह का रवैया अपना लेगी, जिसकी वजह से क्या है, चाइना अपने देश के लोगों के अधिकारों को रोक देती है बहुत बड़े स्तर पे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि चाइना में ये आंदोलन हुआ वो, या चाइना से रिलेटेड आपने कभी न्यूज़ पढ़ी हो यूट्यूब के ऊपर, मतलब कि चाइना की जनता ने कुछ चाइना के खिलाफ बोला हो, आप कभी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि चाइना खुद का सर्च इंजन यूज़ करता है। जैसे हम करते हैं ना गूगल, याहू, ठीक है, वो खुद का यूज़ करता है बाइडू, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्या पॉइंट ग्लासनोस्ट में, डिस्क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स। अब जैसे कि आपको पता है जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स थे पहले केवल उन पे किसका राइट था, गवर्नमेंट का राइट था, गवर्नमेंट उन डॉक्यूमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग रखती थी सेव करके। अब मिखाइल गोर्बाचेव ने परमिशन दे दी कि आम जनता भी ना जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसे एक्सेस कर सकती है, देख सकती है कि गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है, गवर्नमेंट कहीं करप्शन तो नहीं कर रही। जैसे सिंपल सा सेंस RTI होता है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मानो कुछ इस तरह का कर दिया मिखाइल गोर्बाचेव ने। अब सोचो अगर गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा परमिशन दे दी तो आम जनता क्या करेगी, आम जनता ने हर बात पे गवर्नमेंट से पूछना शुरू कर दिया कि आप ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, जिसकी वजह से यूएसएसआर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई। देखो हमने ये जो 4 पॉइंट पढ़े कि ओपन कर देना इकोनॉमी को, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे देना, सेंसरशिप को एंड करना, डिस्क्लोज कर देना डॉक्यूमेंट्स को, पॉइंट सारे पॉजिटिव है, बट वो जिस तरह से लाए गए और जिस तरह से सिटीजन्स को दिए गए वो सब नेगेटिव वे में चले गए, और जिसकी वजह से ग्लासनोस्ट एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आया, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं पेरिस्ट्रोइका या प्रेस्ट्रोइका क्या होती है, ठीक है, री इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। पेरिस्ट्रोइका से इन्होंने क्या करा, जो इनकी पहले आधारिक संरचना थी ना उसे ठीक करने का काम किया। जैसे कि आपको पता है हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, या हाईवे, स्कूल्स जो इनके खराब पड़े हुए थे, क्योंकि सारा पैसा तो हथियारों में लगा रहे थे, इन सब चीज़ों पे तो पैसा ही नहीं लगा रहे थे। तो अब इन्होंने क्या करा कि नहीं अब हम इन सब चीज़ों पे पैसा लगाएंगे ताकि क्या हो, जो कॉमन सिटीजन है, आम जनता, उनकी ज़रूरतें पूरी हो। तो उन्होंने ये करना शुरू करा, बट जिस तरह से इन्होंने शुरू करा ना वो गलत था, क्योंकि आम जनता को ना अब कैपिटलिज्म ज़्यादा अच्छा लग रहा था सोशलिज्म और कम्युनिज्म से, ठीक है। तो जब कैपिटलिज्म अच्छा लगेगा तो वो क्यों मानेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है हमारे लिए अच्छा कर रही है ना। रिवैम्प करना, ठीक है, सुधार करना, जैसे कि अपनी उनकी जो इकोनॉमी थी क्लोज इकोनॉमी उसे ओपन कर देना, दूसरे देशों के साथ ट्रेड शुरू कर देना, ठीक है। पहले तो वो दूसरे देशों से ट्रेड करते नहीं थे, अब उन्होंने दूसरे देशों से ट्रेड करना शुरू करा। तो अब आम जनता को क्या लगा कि अब दूसरे देश के व्यापारी हमारे यहाँ आ रहे हैं ट्रेडर्स, तो इससे हमारी जॉब छिन रही है, तो सरकार तो गलत कर रही है, सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, बल्कि सरकार तो ठीक कर रही थी, ठीक है, बट टाइम गलत था। जैसे क्वेश्चन भी आता है ऐसा कि मिखाइल गोर्बाचेव तो पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट से जो इकोनॉमी थी उसे तो रिवैम्प कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, बट ये गलत कैसे साबित हो गई, तो गलत इसीलिए साबित होगी कि समय गलत था एक्चुअली। ओके, थर्ड क्या है, रिमूव द सिस्टम ऑफ FDI, ठीक है। जैसे कि आपको पता है ना FDI क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि आज के समय तो ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसके अंदर FDI ना होता हो, ठीक है ना। हर कोई कंट्री चाहती है कि हमारे यहाँ विदेशी पैसा लगाए, विदेशी व्यापार बढ़े, ठीक है, हमारे पास रिवेन्यू जनरेट हो, राजस्व। तो यहाँ पे यूएसएसआर ने क्या गलती कर दी, मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा कि अब हम खुद से करेंगे जो करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे अभी हमारे मोदी जी कह रहे हैं ना सेल्फ इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, तो मिखाइल गोर्बाचेव भी आत्मनिर्भर यूएसएसआर बना रहे थे, जो बना ही नहीं उनसे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोशिश करी कि हम अब चीज़ों को ना बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करेंगे अपने नेशन में,
कम से कम दूसरे देशों से चीज़ें मंगवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें भेजेंगे, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, ये जो जिस तरह से वो चीज़ों को लेके आए थे ना, वो गलत हो गई। उन्होंने एफडीआई खत्म कर दिया, और एफडीआई तो बहुत नीडेड है आज के समय। ठीक है, अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जैसे कि आपको पता होगा कि जो पेरिस्ट्रोइका है उसके अंदर वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बहुत बड़ा रोल निभाया। क्यों, जो यूएसएसआर था उसे लोन चाहिए था। ठीक है, और लोन देगा कौन, ऑब्वियसली लोन तो वही दे सकता है ना जिसके पास कैपिटल होगा, और कैपिटल किसके पास था, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दो इंस्टीट्यूशंस थे, और इन दोनों इंस्टीट्यूशन का जन्म हुआ था ब्रेटन वुड्स सिस्टम से। और ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो था 1944 में अमेरिका द्वारा लाया गया था, और 1945 से शुरू हो गया था। जब ये बैंक्स अमेरिका के जनरेटेड है, तो अमेरिका फिर यूएसएसआर की मदद क्यों करता, क्योंकि कोल्ड वॉर लड़ा किसके बीच जा रहा था, एग्जैक्टली यूएसएसआर और यूएसए के बीच लड़ा जा रहा था। जब लड़ाई इनके बीच जा रहा है तो यूएसए क्यों मदद करेगा यूएसएसआर की, बिल्कुल नहीं करेगा। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोचा हम वर्ल्ड बैंक से और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा ले लेंगे, हमारी हेल्प हो जाएगी, बट ऐसा हुआ ही नहीं, दोनों का लॉस हो गया, है ना। मिखाइल गोर्बाचेव का तो उन्होंने तो जो नीति बनाई वो गलत साबित हो गई, और देश का भी लॉस हुआ बहुत बड़े स्तर पे। ठीक है, छोटी सी याद ना, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में राइट नाउ 189 मेंबर्स हैं, और जो उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो अमेरिका के अंदर है, वॉशिंगटन में। ठीक है, याद रखना ये बात है ना। अच्छा, रिफॉर्मिंग द कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूएसएसआर कोशिश कर रहा था कि अब हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है या जो कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर है इसे रिफॉर्म कर देंगे, हम थोड़ा कैपिटलिज्म भी इंट्रोड्यूस करेंगे, हम एक ऐसी आइडियोलॉजी लेके चलेंगे जहाँ पे सबों की आइडियाज़ को हम रिस्पेक्ट करें, सबों की बातों को सुनो और एक अच्छी सी गवर्नमेंट बनाएं। ठीक है, बट समय बहुत ज़्यादा निकल चुका था और ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो जो बचे हुए टॉपिक्स है ना वो हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। और एक बात कहनी है आप लोगों से कि जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है और जैसे अभी सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, हम उन क्वेश्चंस को भी पिक्स करेंगे। उनमें से कुछ क्वेश्चंस के आपको डेमो आंसर मिलेंगे। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपको वो मिल जाएंगे। और ऐसा हर वीडियोज़ के लिए होगा, चाहे वो 11th की हो, चाहे 12th की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो। ठीक है, सारी वीडियोज़ के लिए ऐसा होगा। Keep loving, keep supporting Team Nisho Academy. Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on our Instagram. Thanking you for watching our video.